प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम सब चल रहे हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 में मॉडल सेट जारी किया गया है। उसका द्वितीय भाषा हिंदी जो है वो जिसको नन हिंदी भी हम सब कहते हैं, उसको देखने के लिए इसमें हम कुछ पहले विशेष बातें कुछ कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहले तो मैं उस तमाम विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, बिहार बोर्ड का, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत सी सीख इस क्वेश्चन से हमको मिलेंगे। भले ही इस मॉडल सेट से एक भी क्वेश्चन ना टकराए, बट इस वीडियो को देखने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे, 100% गारंटी है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी की जो क्वेश्चन होती है वो हिंदी क्वेश्चन को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है जिसको हम सब क्या कहते हैं, व्याकरण, और एक होता है जिसको कहते हैं हम सब हिंदी साहित्य कह दें, हिंदी बुक कह दें, किताब कहते हैं हम सब। ठीक है, ये दो बातें होती है। अब ये व्याकरण जो होती है, इस व्याकरणीय भाग में ही हम सब बात कर ले, या इसमें भी और पार्ट होती है। 3 पार्ट हम इसको अगर बांट दे तो भी कह सकते हैं। एक होता है लेखन पार्ट। लेखन पार्ट में क्या होता है, जैसे आप पत्र लिखना कह दें और निबंध लिखना कह दें। कुछ कुछ टीचर इसको व्याकरण में ही ले लिया जाता है, क्योंकि एक तरह से दो ही पार्ट मेनली मान ले तो बुक और व्याकरण ही हुआ। अगर बात करें हम सब खास करके ऑब्जेक्टिव की, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 100 कुल प्रश्न, इस 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे कौन सी से, तो व्याकरण से, और 50 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको कौन सी से, बुक से। तो अगर आप व्याकरणीय पार्ट को भी अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो आप मेरे ख्याल से अच्छे नंबर से आप पास कर जाएंगे। अच्छे नंबर की क्या हम कहें तो 80+ नंबर आपका हिंदी में रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सब, बाद में हम सब कभी चर्चा करेंगे लेखन में। जैसे इसमें पत्र आता है, इसमें निबंध आता है, ठीक है, इसमें आपको वार्तालाप आता है, ठीक है, और कई सारे पार्ट होते हैं। तो हम सब उस सब पर नहीं, अभी फिलहाल हम सब ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। हम सब जब सब्जेक्टिव सेशन लेकर आएंगे तो सब्जेक्टिव में भी ये बातें हम करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव के लिए, जो हम सबों का ऑब्जेक्टिव है वहाँ से। देखिए यहाँ पर जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड ने जारी किया, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अटपटांग दी गई है, बट आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमको जो क्वेश्चन है उससे नॉलेज मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्पष्ट लिखा है इसमें कि एक सब प्रश्न है, किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। 85 का जवाब देना है, बट हम 100 का 100 क्वेश्चन देखेंगे, बस समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बात दो आती है, यहाँ पर है हिंदी भाषा और यहाँ पर है लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि जो होता है एक लिखने की प्रक्रिया होती है, लिखने की कला होती है, उसी को हम सब क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? लिपि कहेंगे। जैसे हम सब रोमन लिपि पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? रोमन लिपि कहते हैं, और देवनागरी लिपि कहते हैं। तो ये देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, यह है एक लिखने की तरीका कि कोई भी जो लैंग्वेज, कोई भी भाषा जो लिखी जाती है, वो भाषा लिखी किस तरीका से जाता है, उस तरीका को ही हम सब क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। समझ के हम शॉर्टकट भाषा में आपको बात कर रहे हैं।
इसकी डेफिनेशन और भी कुछ होता है, बट मैं एक समझने के ख्याल से बता दूं कि लिपि क्या होती है। तो लिपि होती है सिर्फ वही कि लिखने की एक तरीका को ही हम क्या कहते हैं, किसी भाषा को लिखने की तरीका को हम सब लिपि कहते हैं। तो खास करके हिंदी भाषा जो है, तो हिंदी भाषा लिखी जाती है आपको इसमें देवनागरी लिपि में। अब इस देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है कि इसमें जैसे र लिखा जाता है ना, तो इस पर जितने ही चौड़ाई इसका अक्षर है उतना ही ऊपर उसमें क्या दिया जाता है, लकीर। ये विशेषता किसकी है, देवनागरी लिपि की है। तो हिंदी भाषा किसमें लिखा जाता है, देवनागरी। अब कोई पूछेगा आपको बताओ गुरुमुखी लिपि है, ये भी लिपि है, इस लिपि में क्या लिखा जाता है, तो इसमें लिखा जाता है पंजाबी। कोई पूछेगा फारसी भी लिपि है, फारसी में क्या लिखा जाता है, तो फारसी में लिखा जाता है उर्दू। अब रोमन क्या है, तो रोमन में क्या लिखा जाता है, तो रोमन में लिखा जाता है अंग्रेजी, इंग्लिश जिसको हम सब कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं, इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन कहा गया, पहले आप समझिए। कहा जाता है कि स्वरों की मात्राओं का अनुसार क्या दिया गया है, स्वरों की मात्राओं के अनुसार, स्वरों की मात्राओं के अनुसार जो है, अनुसार विसर्ग सहित क्या चीज कहा गया, विसर्ग सहित, जो विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। जैसे इसको अगर अपनी भाषा में समझो, तो जैसे हम व्यंजन वर्ण कुछ भी लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं आकार, हर्षीकार, दीर्घिकार, उसको क्या कहते हैं, तो हम सब अपनी भाषा में उसको कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं, मात्रा। बट अगर हम सब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको कखाड़ा या उसको कहा जाता है 12 खड़ी। क्या कहा जाता है, 12 खड़ी। उस 12 खड़ी में क्या सब होती है, तो आकार की मात्रा, हर्ष ई की मात्रा, दीर्घ ई, हर्षो दीर्घो, री आता है, ए आता है, आई आता है। ओह, एक मिनट मैं कुछ और लिख रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, तो इसमें क्या आता है, री आता है, फिर ए आता है, फिर आई आता है, फिर ओ आता है, औ आता है, अनुस्वर आता है और विसर्ग आता है। ये है आपका 12 खड़ी। कोई दिक्कत यहाँ पर है किसी को, नहीं है। अगला आपकी बात अगर हम सब करें, अगला है स और र के वर्ण से कौन सा वर्ण बनता है। अब बात आई आपका वर्ण की, तो बताइए हिंदी वर्णमाला जो होती है, इस हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। अब ये बताइए हमको, वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो मैं थोड़ी सी बात कर दूं, तो वर्ण की संख्या 2 तरह से बांटी जाती है, एक बोलने पर, एक लिखने पर। हम लिखने पर चलते हैं। लिखने में हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर जो होता है इसको भी कई भागों में बांटा गया है ना। एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर, एक आता है आपका पुलुत स्वर। आप पढ़े होंगे ये बातें। ये व्यंजन जो होती है, ये व्यंजन को भी कई भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है जिसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। एक जो होता है उसको कहा जाता है उष्ण व्यंजन। क्या होता है, स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन। एक होता है जिसको हम सब कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन, और एक होता है जिसको हम सब कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन क्या होता है, उष्ण व्यंजन क्या होता है, अंतःस्थ क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, जरा समझिएगा। स्पर्श व्यंजन क ख से लेकर, मतलब कवर्ग से लेकर के पवर्ग जो होता है, पवर्ग, इसके जो जितने श्रेणी होते हैं इसको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। उष्ण का मतलब होता है य, र,
ल व, सॉरी एक मिनट, मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पर हम सब बात करें कि अंतः अस्त जो होती है, ये अंतः अस्त क्या होती है? तो अंतः अस्त हम सब किसको कहते हैं, बताइए आप सब। तो अंतः अस्त होती है आपका, तो यहाँ पर इसमें होता है उसमें तालम स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। क्या क्या सब आता है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। इसको क्या कहा जाता है? अंतः अस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः अस्त कहा जाता है। समझ गया? सॉरी, उष्ण कहा जाता है। और अंतः अस्त में क्या आ जाता है? य, र, ल और व। इसको क्या कहा जाता है? अंतः अस्त। बाकी जो आपको संयुक्त होता है, इस संयुक्त व्यंजन क्या सब होता है, आप बताएंगे संयुक्त व्यंजन क्या सब आता है। तो संयुक्त व्यंजन में आपको आता है, आपको जिसको हम सब कहेंगे कि श्र, क्या आता है अंतस्थ में, क्या सब संयुक्त व्यंजन में क्या सब आता है? श्र आ जाता है। आप बात करेंगे तो त्र आता है। आप बात करें तो ज्ञ आ जाता है। क्या आता है? ज्ञ आता है। आप बात करें तो अक्ष आ जाता है। ये क्या आता है आपको, जिसको हम सब कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब हम बात करते हैं इस संयुक्त व्यंजन में क्या चीज, संयुक्त व्यंजन में कि ये स्र जो है वो कौन चीज से मिलकर बना होता है? कौन चीज? सॉरी, चलिए, तो हम सब बात करते हैं कि जो है ये स्र, ये कौन चीज से बना है? ये बना है आपको तालम स और कौन चीज से? र से मिलकर बना है। फिर हम बात करेंगे ये तर कौन चीज से बना है? तो ये बनता है त, कौन चीज से? त और र से। ये बात करते हैं अगर हम सब, ये ज्ञ जो है, ये ज्ञ कौन चीज से मिलकर बना है? तो याद रखिएगा ये बना है ज और आप ञ, इससे बना है। और ये बात करते हैं अक्ष कौन चीज से बनाता है? तो ये बनाता है आपको क और तालम स से। समझे? तो हमसे पूछ रहा है तालम स और र से कौन सा वर्ण बनता है, तो क्या बनता है? स्र। बताइए किसी प्रकार की दिक्कत आप सबों को आ रहा है? नहीं ना? जो भी आपको दिक्कत आएगी वो हमको आप बता देना। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और अगर व्यंजन की संख्या बात करें तो आप व्यंजन की संख्या केवल और केवल कितना बोलना? 33 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? केवल 33 होती है। समझ गए? और आप 52 जिसको जोड़िएगा तो 52 नहीं पुरता है, तो 52 कैसे पुरेंगे? तो बाकी कि जो आपको आता है वो सब मान लीजिए, जैसे ये संयुक्त व्यंजन है, ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इस 33 में शामिल नहीं किया गया है इसको। फिर बात करेंगे तो इस स्वर जो होता है, स्वर में भी एक होता है जिसको हम सब अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह में क्या आता है, ध्यान दीजिए, कभी हो सकता है आपको क्वेश्चन आएगा। अयोगवाह, अयोगवाह जो होता है इस 3 वर्ण कम से कम, इसमें उर्दू से 2 और 3 दोनों गिनती आ जाता है। एक होता है अनुस्वार, एक होता है आपको विसर्ग और एक होता है चांद बिंदु। ये जो होते हैं 3 चीज, इसको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। समझ गए? इस सब की गिनती इसमें नहीं आती है। समझ गए? इसकी गिनती इसमें नहीं आता है, तो इस सबको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि तत्सम शब्दों में क्या लिखा है? यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसे तद्भव शब्दों में तालम स के स्थान पर क्या होता है? तालम स के स्थान पर क्या होता है? अब बात आ गई यहाँ पर तत्सम की, तो पहले हम इसका आंसर दे दें फिर इस पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें आंसर आपका आएगा कौन? मूर्धन्य स। क्या होता है समझिए। देखिए जब आप पढ़ेंगे शब्द, क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार जब पढ़ेंगे
तो शब्द विचार में पढ़ेंगे, शब्द विचार को 4 तरह से बांटा गया है। कितनी तरह से? 4 तरह से। मैं सबको बारी बारी से आपको पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या होता है शब्द विचार जो होता है ना, वो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। समझ रहे हो? देखिए, ये 4 तरह में पहला होता है एक, जिसको हम सब कहते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति के दृष्टि से क्या होता है? उत्पत्ति की दृष्टि से क्या सब होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न, व्युत्पन्न की दृष्टि से भी इसको हम सब कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न की दृष्टि भी हम सब बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये व्युत्पन्न की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद। एक होता है तत्सम, तद्भव, देशज, और क्या होता है? विदेशज। अब आपकी हम बात कर देते हैं कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तो अगर किसी शब्द का अगर संस्कृत में और हिंदी में दोनों सेम वर्ड अगर यूज किया जाता है तो संस्कृत के शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम। और इसी का जो किसी संस्कृत शब्द को हिंदी में जो यूज किया जाता है, संस्कृत का हिंदी, तो हिंदी जो होता है, इसी हिंदी को क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। ये हुआ देशज, ये हुआ विदेशज। समझ गए? अब बात करते हैं हम सब जैसे, तो संस्कृत की तत्सम क्या होता है? तो जैसे हम सब कहते हैं ना अग्नि, अग्नि मतलब आग, लेकिन अग्नि शब्द क्या है? तत्सम है। अग्नि शब्द क्या है? तत्सम है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सूर्य, ये भी क्या है? तत्सम है। फिर बात करिए चंद्र, तो ये भी क्या है? आपको ये भी आपको तत्सम है। फिर आपको बात करते हैं हम सब रात्रि, ये सब क्या है? तत्सम है। तद्भव की बात करेंगे तो इसी चीज का अग्नि के लिए क्या होता है? अग्नि के लिए यूज करते हैं हम सब आग। तो दोस्तों ये आग हो गया। जैसे हम सब खेत कहते हैं, जैसे हम सब चांद कहते हैं, चंद्र का क्या हो गया? चांद हो गया। इसी रात्रि को हम सब क्या कहते हैं? रात्रि क्या हो गया? आपका तद्भव हो गया। बात समझ रहे हो? अब देशज जो अपने देश में बोले जाने वाली भाषा है उसको हम सब क्या कहते हैं? देशज। जो विदेश की भाषा है उसको क्या कहते हैं? विदेशज। कोई दिक्कत? तो ये तो उत्पत्ति की दृष्टि से। दूसरा होता है आपका अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है जिसको हम सब कहते हैं सार्थक, एक होता है आपको जिसको हम सब कहते हैं निरर्थक। ये हुआ किसकी दृष्टि से? इसको हम सब कहे हैं अर्थ की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। समझ गए? दूसरा होती है आपको जिसको हम सब कहते हैं रचना या बनावट की दृष्टि से। शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। एक होता है जिसको कहते हैं हम सब रूढ़, दूसरा होता है आपको यौगिक, और तीसरा होता है जिसको हम सब क्या कहते हैं? योगरूढ़। समझ गए? 3 चीज होते हैं। एक होता है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। मतलब जिसके खंड जो होता है, अगर हम बात करते हैं यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, ही तीनों चीज की अगर बात करें, तो अगर मैं इसको भी चर्चा कर रहे तो हम इसको छोड़ देते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे इसका कभी। चौथा होता है जिसको हम कहते हैं प्रयोग की दृष्टि से। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के होते हैं कितने भेद? 4 भेद, है ना? कितने भेद? 4 भेद होते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आप पढ़ लेंगे इसको, समझे? प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 4 भेद होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं संज्ञा, दूसरा होता है जिसको कहते हैं सर्वनाम, तीसरा होता है जिसको कहते हैं हम सब विशेषण, और चौथा होता है जिसको हम सब कहते हैं अव्यय। तो हम बात करते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। समझ गए? ये 4 भेद होते हैं। तो ये आप समझ लेंगे। आगे हम हो सकता है तो मैं बताऊंगा आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय।
ठीक है। आगे चलिए हमसे बात करते हैं आगे। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ, बट आप जरा सा देख लेना। क्या? तो आपके बगल में यहाँ पर देखिए ये चार्ट लिखा हुआ है, वर्णों के उच्चारण स्थान। आप एक साथ कई सारे चीज आप समझ लेंगे। जैसे ये है ओ आ और कवर्ग, ये स्पर्श व्यंजन है। ओ आ और कवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। क्योंकि हमको पवर्ग पूछा है तो पवर्ग की बात करेंगे, तो ये देख रहे हो पवर्ग की उच्चारण कहाँ से होती है? ओष्ठ से होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगी? ओष्ठ आपका हो जाएगा। समझ गए? यहीं से और बात आती है आपका कि निम्न में से कौन पंचमा अक्षर का एक वर्ण है? पंचमा अक्षर का मतलब होता है, इसमें देख रहे हो ये जो स्पर्श व्यंजन है इसके लास्ट वाले जो वर्ण है, इसी लास्ट वाले वर्ण को कहा जाता है पंचमा अक्षर। क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर। तो आप देखिए इसमें पंचमा अक्षर क्या है? देखिए ड है, इसमें य है, न है, न है, म है, इसमें क्या है? म है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इस टेबल को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर अवश्य ही आएगा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। हम सब अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न ही व्यंजन, इसीलिए इस दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? देखिए आपको अयोगवाह, देखिए जस्ट आप ऊपर अगर बात करते हैं, जस्ट ऊपर, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। हम यहाँ पर लिखे हैं अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, क्या कहा जाता है इसको? अयोगवाह। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है? अयोगवाह में क्या सब आएगा? अयोगवाह में एक आएगा अनुस्वार और दूसरा आएगा आपका विसर्ग। बात समझ रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जस्ट औ का उच्चारण स्थान। देखिए जस्ट औ का उच्चारण स्थान क्या है? औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, मतलब कंठ से और ओष्ठ से। वैसे भी आप उच्चारण स्थान आपको इजी तब हो जाएगा जब आप पूछे ना कि तो उसको खुद से क्या करिएगा, 4 बार 5 बार उसको बोलिए, अपने आप आपको हो जाएगा। तो उच्चारण स्थान, तो इसमें क्या है? कंठ और ओष्ठ से। तो आंसर 1 नंबर आपका हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? अब देखिए ये कुछ आउट ऑफ व्याकरण भी हम सब इसको कह देते हैं कि जो आपकी सिलेबस में नहीं है और वो चीज़ इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले समझिए कि वर्धाक्षर क्या है। ये 2 प्रकार की अक्षरें होती है, एक होता है वर्धाक्षर, एक होता है मुक्ताक्षर। ये वर्धाक्षर और मुक्ताक्षर मैं यहाँ पर डिटेल से इसका लिख देता हूँ। एक क्या होता है? वर्धाक्षर, मैं यही लिख देता हूँ। एक क्या होता है? वर्धाक्षर। ये वर्धाक्षर क्या होता है? तो ये बंद शब्द है। क्या है ये? बंद शब्दांश इसको कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? तो इसको बंद शब्दांश कहेंगे। ये बंद शब्दांश क्या है? तो ये ऐसे शब्दांश है जो अंत कहाँ पर होता है? अंत एक व्यंजन से होता है। कहाँ से होता है? एक व्यंजन ध्वनि से होता है। कहाँ से होती है? व्यंजन ध्वनि से। यह क्या होगा? बंद होंगे। किन से होंगे? व्यंजन ध्वनि से। और एक इसी के जस्ट साफ विपरीत हम सब कहें तो उसको कहते हैं हम सब मुक्ताक्षर। क्या कहते हैं इसको? नाम ही है मुक्त, मतलब खुला शब्दांश है। क्या ये? खुला शब्दांश है। ये क्या होता है? तो ये जो पहले वाला वृद्धाक्षर था, वर्धाक्षर, ये क्या था? वधाक्षर। ये था आपको अंत व्यंजन से होता था, और ये जो होता है इसका अंत जो होता है वो कहाँ से होता है? एक स्वर से होता है। कहाँ से होता है? स्वर से होता है। बात समझ रहे हो? तो चूंकि हमको यहाँ पर कहता है वर्धाक्षर अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो अभी क्या बात की? व्यंजन। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? व्यंजन। कोई डाउट है किसी को? किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है आप समझ लीजिए। कहता है वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच में जो विराम होता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए इसको कहा जाता है आपका संगम। ये होता क्या है? जैसे आपको एक मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, जैसे दूध वाला, दूध वाला
हम जोर से बोले दूध वाला, लेकिन इसको अगर हम सब तोड़ दें तो क्या निकलता है, दूध वाला। इस बीच में जितनी ध्वनि का प्रयोग किया है खाली स्थान, ये क्या हुआ, संगम कहलाता है। क्या कहलाता है, संगम। बात समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सबों का, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। देखिए सेम चीजें हैं, यहाँ पर बहुत सारे बातों आपको समझ में आएंगे। एक है यहाँ पर कहता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको कहा जाता है आपका संधि। और इसी मेल वर्ण जो है, यही अगर शब्द बन जाएगा तो इस शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, समास बनते हैं। समझ गए। तो दो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, दो वर्णों के मेल से क्या बनता है, तो संधि बनते हैं। अब बात यहाँ पर देखो कारक की आ गई है। तो आपके जस्ट बगल में क्या है, कारक है। कारक के कुल कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद। वो कौन कौन से भेद है आप देखिए, यहाँ पर लिखा है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से चिन्ह के साथ, एक सेंटेंस दे देंगे, पूछेगा इसमें कौन सा कारक है, तो आप याद चिन्ह से भी रख सकते हैं। ने, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसको कर्म कहते हैं, जिसके द्वारा काम करता है उसको करण कहते हैं, जिसके लिए काम करता है संप्रदान कहते हैं। अलग होना, देखिए ये क्या दिया, यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है, बट ये अलग होना, ये औजार है और यह अलगाव का बोध होता है। अन्य पद से संबंध जो रखता है, काका काकी इत्यादि है, ये क्या संबंध, क्रिया का आधार, मतलब जिस पर क्रिया हो उसको क्या कहा जाता है, अधिकरण, और पुकारे चिल्लाने का बोध हो तो संबोधन। ये आप याद रख लेंगे। समझ गए। समास अभी जस्ट बताए, शब्दों का मेल क्या कहलाता है, शब्दों का मेल समास कहलाता है। शब्दों का मेल क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है। चलिए अब भी आप जानते हैं कि शब्दांश होता है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, और किसी शब्द के अंत में लग करके या पहले लग करके उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है, तो उसी को हम सब व्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तब उसे कौन सा समास कहा जाता है। क्या कहा कि समास के में आए जो पद होते हैं उसको छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो उसे कौन सा समास कहते हैं। अब हम जरा समास की बात कर लेते हैं। देखिए समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने, 6, अधिक भी होता है बट मेनली 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, आपके सामने एक टेबल है, मैं उसको दिखा रहा हूँ। चूँकि अगर इस सबको लिखते तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं लिख करके और थोड़ा ये कर दिया। पहला आपका है अव्ययी भाव समास, डेफिनेशन भी दे दिया है। इस शब्द का प्रारंभ कौन चीज से होगा, उपसर्ग, या इसको हम सब बात करें अव्ययी भाव, मतलब शुरू जो होगा वो कौन चीज होगा, अव्यय से। जैसे इसका पहचानने करूँ, ये देख लो, आ अन, यथा, प्रति, प्रभर, ये अगर शुरू में होगा तो क्या होगा आपको, अव्ययी भाव समास। उदाहरण, यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट, ये तत्पुरुष समास, सॉरी अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। समास का विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आता है, इसको कहा जाता है विभक्ति चिन्ह। ठीक है। जैसे विद्यालय, रस भरा, ऋण मुक्त, गंगा जल। विद्या मतलब विद्या का घर, रस भरा मतलब रस से भरा, ऋण मतलब ऋण से मुक्त, गंगा जल गंगा का जल। जब इसका विग्रह करेंगे ना तो उसमें ये सब चिन्ह आएगा। विग्रह मतलब होता है तोड़ना। ठीक है। कर्मधारय, समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाए। उत्तर पद का मतलब क्या होता है, अगर आप बात करेंगे उत्तर पद मतलब क्या होता है, उत्तर मतलब होता है बाद वाला। उत्तर मतलब क्या होता है, बाद वाला। जैसे यहाँ पर कहता है नील कमल, तो कमल, इसमें जो नील और कमल है तो इसमें कमल की विशेषता बताता है नीला, कि कमल नीला है तो अंतिम पद प्रधान है। क्या है, अंतिम पद प्रधान है। मृग नयन, नयन कैसा है, मृग जैसे है, तो ये मृग नयन अंतिम पद।
महाकवि, कवि महान है इसमें। काली मिर्च, मिर्च महान है, काली महान नहीं है, मिर्च महान है ना। इसकी प्रधानता है, तो इसमें अंतिम पद अगर प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं हम सब, कर्मधारय कहते हैं। द्वंद्व समास, इसको संस्कृत में याद करोगे तो बहुत अच्छा होगा। च अर्थे द्वंद्व, इसको क्या कहता है, च अर्थे द्वंद्व, मतलब जहाँ पर दो चीज होगा। और जो ऐसा आता है कि विग्रह करने पर योजक चिन्ह, जैसे माता पिता, दिन रात, दाल रोटी, छोटा बड़ा, है ना, ये आपको क्या होता है, बेटा बेटी, ये सब क्या होता है, ये टोटल द्वंद्व समास। द्विगु समास क्या होता है, समास का पहला पद संख्यावाची, इसको कहता है संख्यावाची द्विगु। ठीक है, तो ये अगर आपको पहला पद संख्यावाची, जैसे चौराहा मतलब चार गोड़ा, पंचवटी पांच गो वाट रास्ता हो, त्रिकोण नवग्रह चार पाई, देखो सब ये चार मतलब चार हुआ, नव मतलब नौ हुआ, त्रि मतलब तीन हुआ, पंचवटी मतलब पाँच हुआ, चौराहा मतलब चार हो, तो संख्यावाचक है, तो इसको द्विगु समास हम सब कहते हैं। अगला है बहुब्रीहि समास, क्या होता है, तो आप इस सब को छोड़िए। बहुब्रीहि मतलब वही हुआ कि जो अपना अर्थ छोड़कर और दूसरा अर्थ रखे, जैसे लंबोदर, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये लंबा हो उदर जिसका, मतलब जैसे गणेश जी। दशानन मतलब 10 मतलब हुआ 10, और आनन मतलब होता है मुख, जिसको 10 मुख हो, जैसे रावण। ये आपको हो गया, ये कौन सा अर्थ दिया, इसको हम सब कह देंगे ये जो है इसको कहते हैं गणेश, गणेश भगवान। और ये क्या हुआ, रावण। पीताम्बर, पीताम्बर कृष्ण जी। और शूलपाणी, जिसके हाथ में क्या हो, भाला हो, शूल हो, आप इसको शंकर भी बोल सकते हैं, नहीं तो दुर्गा भी बोल सकते हो, दुर्गा महारानी, उसके हाथ में क्या है, भाला है। समझ गए, ये अपना अर्थ छोड़ करके तीसरा मतलब अलग अर्थ रखता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए वही पूछा है कि जो समास में आए पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो, उसे कौन सा समास कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, बहुब्रीहि समास, जो अभी आप पढ़े हैं इससे जस्ट पहले। बात समझ रहे हो। अब यहीं से देखिए कई सारे क्वेश्चन आपको दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है ना। तो अब तत्पुरुष के जस्ट आप बात की विग्रह करने पर, अब देखिए इसमें कौन कौन सा समास आपको आता है, तो बोलिए क्या क्या समास आएगा। बोलिए, ये है आपका हरफ, हरफन मौला, हरफन मौला, इसको आप विग्रह कीजिए। विग्रह करने पर जानते हो क्या आएगा आपका, हरफन मौला, इसमें है तत्पुरुष। तो हरफन मौला का मतलब होता है जो सभी कलाओं में निपुण हो। जो, इसकी बात करें तो हम लिखते हैं जो सभी कलाओं में क्या हो, निपुण हो। जो सभी कलाओं में क्या हो, निपुण हो, उसी को क्या कहा जाता है, आपका हरफन मौला कहा जाता है। समझ गए। अब सतसई, अब बात करते हैं हम सब सतसई क्या है। तो सतसई जो होता है वो आपको, सत मतलब होता है सात, मतलब 700 का समाहार। सतसई मतलब क्या होता है, 700 का समाहार। इसमें तो 7 हो गया, तो ये कौन सा समास हो गया, ये आपको हो गया द्विगु समास। कौन सा हो गया, द्विगु समास होगा, संख्यावाचक द्विगु। अब धर्माधर्म कौन सा समास हो गया, अब से पूछा जाएगा कि धर्माधर कौन सा समास हो गया। फिर प्रत्यंग कौन सा, ये तो आपको अव्ययीभाव समास हो गया। अव्ययी भाव समास पढ़ा, जस्ट हम सब पढ़े हैं। और ये धर्माधर्म, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, है ना, धर्माधर्म, ये आपको कौन सा द्वंद्व समास हो गया। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हरफन मौला। अगला क्वेश्चन है आपका, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोधरा शब्द का क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, यशः प्लस धरा। समझ गए। अब समझिए, संधि विच्छेद पढ़िएगा तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आती है। उडीयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो उडीयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस डयन, क्या होगा, उत प्लस डयन होगा। आप पढ़े होंगे जब तो या द के बाद, तो या द के बाद किसी
वर्ग का अगर तीसरा अक्षर आता है तो उसका डबल हो जाता है, तो वही ये तीसरा अक्षर है, त है, तो ये आंसर आपको ये हो जाएगा। अगला है आपका शुद्ध शब्द क्या है, वर्तनीश यहाँ पर क्वेश्चन है आपका। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, देखिए ज्योत्सना, ये आपको गलत लिखा है, इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा आपका ज्योत्सना। क्या होगा सही आपका, ज्योत्सना। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा पेन में कुछ गड़बड़ी आ गई है। क्या लिखेंगे हम सब, ज्योत्सना, समझ गया। प्रज्वलित, क्या लिखा है यहाँ पर, प्रज्वलित, तो ये आपका सही लिखा हुआ। ये कृत, कृत्य, कृत क्या है, इसका क्या होगा, तो ये आपको होगा, ये बनता जो है कृत और फिर बनेंगे आपको कृत्य। ठीक है, फिर भस्म भूत, ये क्या है आपका, ये कैसे बनेंगे, तो ये होता है भस्म भूत, ये होगा भस्मी भूत, ये आपका हो जाएगा। अगला है अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो आप जानते हैं कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, बोलो, तो अशुद्ध शब्द ये होगा। इसका एक्चुअल में क्या होना चाहिए, प्रसाद। इसका अर्थ क्या होता है, कृपया भेंट, इसका अर्थ क्या होता है, कृपा, या हम क्या कहेंगे, भेंट कहेंगे। 50 सही है, आप जानते हैं अमीश और भुदर, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यह है। अच्छा, इसको कौन सा चिन्ह कहा जाता है, इसको कहा जाता है विस्म आदि बोधक चिन्ह। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में भी कहा जाता है कि इनवर्टेड कॉमा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पूर्ण विराम, समझ गए। अगला है, आप समझिए क्या लिखे हैं हम। अगला लिखा गया है दो विपरार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है। क्या लिखा गया है, दो विपरार्थक, उल्टा जो होता है, जैसे माता पिता भाई बहन, इसमें कौन सा, इसमें लगाया जाता है आपको योजक चिन्ह। ये क्या होता है, अल्प विराम, जिसको हम सब कॉमा कहते हैं, ये अल्प विराम। एक होता है उप विराम, एक होता है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह को भी आप ये शायद कहा जाता है। अगला है आपका रचना के आधार पर शब्द के कितने बोधे होते हैं। अभी आपको हम बताए थे, रचना कहिए या उसको बनावट कहिए, तो उसको कुल कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। वो कौन सा होता है, एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक में, और तीसरा होता है योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, तो रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि जिसका खंड हो, जिसका क्या हो, खंड हो, और खंड होने के साथ जिसका खंड क्या हो, सार्थक हो, मतलब जिसके खंड क्या हो जी, सार्थक, सार्थक नहीं हो, जिसका खंड सार्थक, एक मिनट भाई क्या हो जाता है तुमको, तुम कहेंगे कि जिसके खंड क्या हो, सार्थक नहीं हो, जिसका खंड सार्थक नहीं हो, उसको हम सब क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। जिसके खंड क्या हो, सार्थक हो, उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। सार्थक हो उसको यौगिक कहते हैं। युगरूढ़ का मतलब होता है जो अपना अर्थ छोड़कर, अपना अर्थ छोड़कर क्या करे, छोड़कर विशेष अर्थ रखे, उसको क्या कहते हैं हम सब, योग रूढ़ कहते हैं। बात समझ गया, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, क्या चीज, तद्भव शब्द कौन सा है, आपसे अगर पूछा जाए तो बताइए तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब अभी जस्ट बताया, तत्सम तद्भव, तद्भव मतलब उसको हिंदी में, संस्कृत था लेकिन उसका हिंदी क्या होता है, देखिए इसका हिंदी जो होता है वो क्या होता है, ओठ, कौन चीज से बना है, ये ओठ जो है हिंदी शब्द है, इसका जो संस्कृत शब्द है वो क्या होता है, ओष्ठ,
क्या होता है, ओष्ठ से बना है। समझ गए। अब ये सुलह, ये कपूर, कर्पूर लिखा है। इस शब्द का अगर बात करें हम सब, इसका तद्भव शब्द, ये तत्सम इसका क्या होगा, तो ये अलग अलग। सुलह मतलब होता है आसान, कर्पूर का मतलब होता है ये कर्पूर का बात करें तो होता है कपूर, ठीक है। और इसका मतलब होता है सुलभ, मतलब आसान। ये तद्भव इसका शब्द है, समझ गया। ये आपका तत्सम है, इसका तत्सम, ये तद्भव है, ये तद्भव है। अब ये तत्सम है, इसका तद्भव ये, इसका तद्भव ये होता है। कोरी का मतलब होता है थोड़ा, है। चलिए अगला है वर्ण संकर शब्द कौन सा है, क्या लिखा है, वर्ण संकर। अब ये वर्ण संकर का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। वर्ण संकर का मतलब होता है वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से जो मिलकर बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है आपका, उसको कहा जाता है वर्ण संकर। जैसे यहाँ पर है लाठी चार्ज, ये दो शब्द से मिलकर बने हैं। एक है आपका लाठी जो हिंदी शब्द है, और दूसरा है आपका चार्ज जो इंग्लिश का शब्द है। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा, आपको लाठी चार्ज। अब है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप बता सकते हैं हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है इसमें, आंसर होगा पटना। अब इस संज्ञा की बात आती है तो संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, आपको मालूम होगा कौन सब होता है। एक होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है आपको समूहवाचक, चौथा होता है आपका जिसको कहते हैं द्रव्यवाचक, पांचवा होता है आपका भाववाचक। बात समझ रहे हो। तो ये इसमें आपको कौन कौन सा हो जाएगा, तो पटना ही हुआ। सोना आपका कौन सा हुआ, सोना आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। कर झब्बा क्या हुआ, झब्बा आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा। करुणा क्या हुआ, करुणा आपका हुआ भाववाचक संज्ञा। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत है। अगली क्वेश्चन, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर हमें हर एक डेफिनेशन वैसे हो ही जाएगा टोटल नॉन का। जैसे समूह में मतलब क्या होता है, इससे किसका बोध होगा, इससे बोध होगा आपका झुंड का। एक मिनट रुकिए, कौन चीज का बोध होगा, होगा इसमें झुंड का बोध, झुंड का किसका बोध होगा, झुंड, या इसको हम सब कहेंगे भीड़ का बोध होगा। भाववाचक संख्या इसमें क्या होगा, गुण या स्वभाव का बोध होगा। द्रव मतलब क्या होता है, इसमें द्रव पदार्थ का बोध होता है, किसका, द्रव पदार्थ जिसको हम सब नाप या क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। जातिवाचक मतलब होता है जिससे पूरे जाति का बोध होगा, किसी एक का नहीं पूरे जाति का बोध होता है। बात समझ रहे हो। तो इसमें कहता है गुणधर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बहुवाचक संज्ञा हो जाएगा, कोई डाउट है। अगला है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है लिंग। बात समझ रहे हो, क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। अब और बात समझिए, बात क्या समझिए, अब समझिए वचन कितने होते हैं, वो तो बोलो आप सब, वचन कितने होते हैं हिंदी व्याकरण में। वचन यहाँ पर दो होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है आपका बहु वचन। समझिए। अब लिंग जो होते हैं हिंदी में कितने होते हैं, देखिए हिंदी में वैसे लिंग मेनली दो ही होते हैं, एक होता है जिसको हम सब कहेंगे स्त्रीलिंग, एक होता है जिसको हम सब कहते हैं पुल्लिंग। समझिए, कारक हम सब जस्ट पहले पढ़ चुके हैं, तो आंसर आपका ये हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है क्या कि जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना सहायक क्रिया आती है उनमें से किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। मतलब जिसमें ये सब लगा हो उसमें किसका प्रयोग नहीं होगा, तो आंसर होगा आपका ने। क्या होता है? ने। यह क्या होता है? ने का प्रयोग होता कहाँ है? तो ने का प्रयोग जो होता है केवल सकर्मक क्रिया के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक मिनट, किसके लिए होता है? ये होता है आपको सकर्मक क्रिया के लिए। किसके लिए होता है? सकर्मक क्रिया के लिए। बात समझ रहे हो? अगला लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन, हरि को रुपये देता है, हरि मोहन को रुपये देता है, यह किस कारक का है? हरि मोहन को रुपये देता है। याद रखिएगा, हर एक चीजों को याद रखिए। हरि मोहन को रुपये, अगर कारक का जस्ट हम पहले एक चार्ट दे उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चिन्ह का संप्रदान किसके लिए होता है? को के लिए। आंसर ये हो जाएगा। संबंध कारक क्या होता है? का के की होता है आपादान, इसमें से होता है, करण से होता है, मतलब ये अलगाव के लिए होता है। किसके लिए? अलगाव के लिए। बात समझ रहे हो? तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा आप बताएंगे कोई? होता है श्रीमतियों। क्या होती है? श्रीमतियों होती है। निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द कौन है आपका? खिंचाव। चमक स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों? तो हम कहेंगे चमक रही है। ठीक है। खपत, खपत हो रही है। वकालत की जा रही है। ठीक है। अगला है आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें छत होगा स्त्रीलिंग शब्द, है ना। अधिकांशतः तकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है ना। किसको छोड़ करके? कुछ शब्द, मतलब तकारांत शब्द। तकारांत मतलब होता है तकारांत शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद में क्या होगा? तो दांत, भात, गीत, बहुत और शरबत। देखो शब्द के लास्ट में क्या है? त है, लेकिन शब्द क्या है? पुल्लिंग है। बात समझ रहे हो? ये कई बार एग्जाम में आता है, कई बार पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव से तो बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आप सब इस जितनी भी मैं बता रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से आप सब पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि आपको कहीं से किसी प्रकार की प्रॉब्लम में आपको नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगली क्वेश्चन क्या है? ये सब जो है ये टोटल आपका ये पुल्लिंग है। आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या कहलाता है समझ लो। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाता है? बोलिएगा क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका पद। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब बात कीजिए, यहाँ पर हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो ये वैसे जस्ट बाद में क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको सर्वनाम के प्रकार बता देता हूँ अभी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। समझ गया? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद हम सब आगे आपको मतलब क्या क्या होता है समझे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा सर्वनाम जो होते हैं वो मेनली 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन? तो समझिएगा। पहला होता है जिसको हम सब कहते हैं पुरुषवाचक। दूसरा जो होता है जिसको हम सब कहते हैं निश्चयवाचक।
निश्चयवाचक। तीसरा जो होता है जिसको हम सब कहते हैं अनिश्चयवाचक, क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। चौथा जो होता है जिसको हम सब कहते हैं प्रश्नवाचक। पांचवा जो होता है जिसको हम सब कहते हैं संबंधवाचक, संबंधवाचक। छठा जो होता है जिसको हम सब कहते हैं निजवाचक, निजवाचक। समझ गए? ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब इसमें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है जिसको पुरुष के लिए यूज किया जाता है, इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। क्या क्या होता है 3 भेद में? तो इसमें होता है एक जिसको हम सब कहते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष, फिर होता है आपका प्रथम पुरुष। क्या कहते हैं इसको? प्रथम पुरुष। इस प्रथम पुरुष का ही दूसरा नाम क्या होता है? अन्य पुरुष होता है ना। ये क्या होता है? उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है? उत्तम पुरुष मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला। ये क्या होता है? सुनने वाला, ठीक है। और ये जिसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमको कहते हैं उत्तम पुरुष। तो बोलने वाला सिर्फ 2 होता है, या तो मैं या हम लोग, 2 चीज होता है। तो यहाँ पर होगा क्या? पाठक ने, यहाँ पर होता श्रोता मतलब सुनने वाला, लेखक या वक्ता मतलब जो बोलता है या लिखता है, ठीक है। अब बात अगला क्वेश्चन आया है जस्ट हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो याद रखिएगा हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम है जरा मैं उसका नाम मैं लिख देता हूँ 11 सर्वनाम का। देखिए 11 सर्वनाम में आता है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। कुल मिलाकर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कुल 11 जो होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम आपको होते हैं हिंदी व्याकरण में, हिंदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से समझिएगा। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? क्या कहता है? जो विशेष मतलब विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसको क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहा जाता है विधेय विशेषण। क्या कहते हैं उसको? विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। सर्वनामिक विशेषण अलग होता है, परिमाणबोधक विशेषण होता है। अब विशेषण आया यहाँ पर, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं ये बता दो हमको। विशेषण की बात आई है, विशेषण के कितने भेद होते हैं बताओ। पता है किसी को? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको विशेषण के कितने भेद होते हैं। देखिए एक्चुअल में विशेषण के अगर हम बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं, या वैसे 4 ही हम सब पढ़ते हैं, मेनली 4 ही पढ़ाया जाता है, बट हम इसमें भी 6 आपको बता देते हैं। बट मेनली समझना क्या कि आपको 4 ही होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 विशेषण होते हैं। अब विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला समझ लो कौन सा होता है। पहला होता है गुण वाचक विशेषण। दूसरा है जिसको हम सब कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। क्या होता है? परिणाम ने परिमाण होता है भाई। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा होता है जिसको हम सब कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। और चौथा जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? पहला क्या है? गुणवाचक, परिणामवाचक,
संख्यावाचक। और अगला होता है जिसको हम सब कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। पांचवा हम सब जो तुलनात्मक, तुलनाबोधक भी हम सब कहते हैं, तुलनाबोधक विशेषण। और एक होता है जिसको हम सब कहते हैं, आप याद रखिएगा, संबंध वाचक विशेषण। ये दोनों को कम पढ़ा जाता है, इसीलिए कभी कभी बुक में आपको 4 ही पढ़ा जाता है, वैसे आप 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का आंसर आपको ये हो जाएगा। यह है सर्वनामिक परिणाम बोधक, है ना सही। मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में परिवेशन क्या है? बोलो क्या लिखा है? मोहन पढ़ने में तेज है, इसमें परिवेशन क्या है? परिवेशन का मतलब क्या होता है ये बताओ। परिवेशन का मतलब होता है जो विशेषण की और विशेषता को बढ़ाता है। परिवेशन का मतलब क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता को बढ़ाता है। तो इसमें विशेषण की बहुत तेज है, तो क्या बढ़ाया? बहुत तेज में भी बहुत तेज, तो आंसर क्या होगा? बहुत। गुड। अगला है यहाँ पर व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने प्रकार होते हैं? धातु के कितने प्रकार होते हैं? तो आप याद रखिएगा, धातु के 2 भेद होते हैं यहाँ पर। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने? 2। एक होता है मूल और एक होता है यौगिक। एक होता है मूल, एक होता है यौगिक। मूल का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति जिस रूप में हुआ है उसी रूप में होगा, तो मूल कहलाएगा। और वो यौगिक कहलाएगा कब? जब वो किसी और से मिलकर बना हो। अब क्वेश्चन इसमें कभी कभी ऐसी आ जाती है कि बताओ ये आसन भूतकाल में कैसे हुआ। तो आप हो सकता है मैं आऊँगा पुनः वीडियो लेकर के, तो उसमें हम क्रिया और काल वाच्य सब में पढ़ा दूँगा। अभी आप समझ लें कि आसन भूतकाल में मैंने आम खाया है, मतलब जो काम तुरंत घटित होता है उसको आसन भूतकाल में कहते हैं। सब अगला, ऐसे सबको क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। इसका नाम है अव्यय। क्या नाम है? अव्यय। ये कौन सा शब्द है? ये अविकारी शब्द है। विकारी क्यों है? इस पर कोई विकार ही उत्पन्न होता है, क्या ना? कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अगला है प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है स्थानवाचक। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्थानवाचक, एक होता है जिसको हम सब कहते हैं कालवाचक, और एक होता है जिसको हम सब कहते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक 3 प्रकार के क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। अगला है इनमें से कौन तुलनाबोधक निपात है? क्या है? तुलना मतलब तुलनाबोधक निपात। अब तुलना बोधक निपात का मतलब क्या होता है, जरा इसको भी समझना चाहिए। इसमें है सा, ठीक है, तुलना करना, ऐसा समझ लीजिए ना डायरेक्ट। अगला है ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं और समान अर्थ से सूचक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपको यौगिक। जस्ट हम पढ़े हैं जिसका अर्थ खंड का अर्थ होता है, उसके अर्थ उसको क्या कहते हैं? यौगिक। जिसके खंड का अर्थ में होता है उसको योग रूढ़, और जिसके खंड के अर्थ होते हैं वो विशेष अर्थ रखता है उसको यौगिक। आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका आक्रमक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए इसमें उपसर्ग जो लिखा है वो क्या है? आ है। उपसर्ग जो होता है वो आपको शब्द के पहले लगता है
और एक होता है आपका प्रत्यय। ये प्रत्यय आपको कहाँ लगता है? बाद में लगता है। तो इसमें आंसर ये जस्ट यहाँ पर प्रत्यय। तो प्रत्यय में कौन सा? आपा, पूजापा, है ना, आपा। अगला है निम्न में से कौन सा सरल वाक्य है? कौन सा सरल वाक्य है? देखिए ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, एक होता है मिश्र वाक्य, एक होता है एक मिनट। ये वाक्य जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? तो वाक्य जो होते हैं ना वो आपको हम बात करें तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। मेनली बात करें, एक होता है सरल वाक्य, साधारण वाक्य, होता है मिश्र वाक्य, और एक होता है संयुक्त वाक्य। मैं आपको सरल वाक्य की डेफिनेशन बताता हूँ, सबका धीरे धीरे तीनों को एक साथ बता दूं। तो सरल वाक्य का डेफिनेशन क्या होता है कि जिस क्रिया में जिस वाक्य में एक क्रिया और एक सरल वाक्य में बात करता हूँ, थोड़ा लिख दो। तो सरल वाक्य में क्या होता है? एक कर्ता, एक क्या होता है? कर्ता, और एक क्या होता है? क्रिया होता है। एक कर्ता और एक क्रिया होता है, उसको क्या कहते हैं? हम सब सरल वाक्य कहते हैं। इसमें आंसर कौन होगा? इसमें आंसर होगा आपका अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। तो एक ही चीज, एक होता है अस्वस्थ रहना, नहीं, इसमें एक ही चीज है सफल ना होना। सफल नहीं है ये, अस्वस्थ रहना। ये क्या था? ये आपका था एक ही चीज, समझ गए? अगला है आपका कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता है। होना, कुहासा जाना, दो अलग हुआ। जो कभी जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय होना, सम्मान करना। उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। इस देखो, लूटना, हत्या भी करना, ये क्या है? डबल डबल हो गया। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य आपको कहता है ढूंढने के लिए, तो कौन सा शुद्ध वाक्य होगा अब बताइएगा हमको। तो पहला आपका लिखा है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन। देखिए ये वाक्य सही होता है, बट यहाँ पर ये तरुण और नवयुवक जो है ना, इस दोनों का अर्थ क्या होता है? इस दोनों का अर्थ होता है युवा। युवा, तो एक ही अर्थ वाले 2 शब्द यूज किया नहीं जाता है, तो इसीलिए गलत हो गया। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी में चाह में घूम रहा है। यहाँ पर चाह नहीं होगा, यहाँ पर होगा तलाश। मतलब पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की तलाश में घूम रहा था। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला है यह कविता अनेक भाषाओं को प्रकट करती है। क्या लिखा है? बोलो कि यह कविता अनेक भावों को, ये बिल्कुल सही है। भारतीयों को चाहिए कि अपने बच्चों को बताए कि भारत हमारा है। नहीं, भारत हमारा नहीं, हम क्या बोलेंगे? भारत उनका या भारत की महानता है। बच्चों को बताए कि भारत महान है या भारत उनका है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही क्या होगा? 46 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन में बात कर देता हूँ, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए समुद्र का पर्यायवाची शब्द मैं पहले लिख देता हूँ, होता क्या क्या सब है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है आपका, क्या बताए हम? समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अर्णव। क्या होता है? अर्णव होता है आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द। अब सैंधव है, दूसरा क्या है? अरविंद है। अरविंद का मतलब होता है कमल का पर्यायवाची होता है। पतंग का पर्यायवाची क्या होता है? तो पतंग का मतलब टिड्डा भी होता है। क्या होता है? टिड्डा भी होता है। अब आप बात करते हैं समुद्र की पर्यायवाची का। समुद्र की पर्यायवाची शब्द कितने होंगे? समुद्र के पर्यायवाची कौन कौन से है उसको देखिए। मैं आपको समुद्र का पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ, अब लिख देता हूँ मैं समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है? चलिए समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए। एक होता है आपका सागर, आप लिख सकते हैं, लिख भी लेना। जलधि आप लिख सकते हैं सिंधु,
आप ये अर्नव एक लिखा ही है। आप यहाँ से नीरज भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं रत्नाकर भी लिख सकते हैं, रत्नाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको है, समझिए। अब एक आपका है अर्नव से सैंधव का क्या होता है पर्यायवाची? किसका? सैंधव का। किसका होता है? सैंधव का पर्यायवाची। सैंधव का क्या होता है जी? सैंधव का पर्यायवाची क्या होता है? सैंधव का बोलो पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा होता है। याद रखिएगा, सैंधव क्या होता है? घोड़ा, तुरंग, घोटक, ये सब सब होता है सैंधव का। समझिए, कोई दिक्कत है? चलिए, कृष्ण शब्द का पर्यायवाची विपरार्थक कृष्णा का क्या होगा? उल्टा। तो कृष्णा का शुक्ल होगा, आप जानते हैं। कोई दिक्कत है? कृष्णा क्या होता है? शुक्ल। अब बात करते हैं सौम्य का उल्टा क्या होगा। देखिए, आपको पूछा जाएगा कभी कभी, ठीक है। सौम्य का विपरार्थक क्या होगा? सौम्य का विपरार्थक क्या होगा, बोलिएगा। सौम्य का विलोम क्या होगा, बताओ? उग्र। सौम्य का क्या होता है? उग्र होता है। अब बताइए मुक्त का क्या होता है, आप सब बताइए। मुक्त का क्या होगा? मुक्त शब्द का विलोम होगा वध। क्या होगा? वध होगा। स्वच्छ का क्या होगा? गंदगी। बात समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है आपका, जो नभ में चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताइए। नभ मतलब होता है आकाश, और आकाश में चलने वाले को खेचर कहते हैं। खे का मतलब होता है, खे मतलब होता है आकाश, और चर का मतलब होता है विचरण करने वाला। निशाचर मतलब होता है रात को चलने वाला। अलौकिक मतलब होता है जो अनंत तरह से। ठीक है, अगला है आंखें मूंदना। मुंदना मुहावरे का अर्थ होता है। आंखें मूंदना मतलब गाँव घर में कहता है आंख मूंद के मतलब मर गया। आंखें मूंदना मतलब क्या होता है? मर जाना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो यह मृत्यु हो जाना, ये यहाँ पर हो गया। तो आज जो हम सब देखे आप सबों के सामने, वो कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन था हिंदी का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप सब इस तमाम को वीडियो को देखिए, और सारे सब्जेक्ट का वीडियो भी हम धीरे धीरे लाएंगे, ला भी रहे हैं। एसएसटी का भी वीडियो डाले हैं, साइंस का भी डाल रहे हैं, मैथ का सब्जेक्टिव आ रहा है, साइंस का भी सब्जेक्टिव आएंगे। तो आप सब इस वीडियो को देखना न भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जितना हो सके इतना चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जब कभी भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको मैथ में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आप हमें कमेंट करके बोलिए। और ना हो तो आपको डायरेक्ट हमसे मिलने बात करना हो, तो मेरा एक नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, आप हमसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।